हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्थ यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है 12th का, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, किस किस ने इसकी डिस्कवरी हुई, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसके बेसिस पर आज करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या होती है? इट इज द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट एंड ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग सर्किट बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर किसी कंडक्टिंग सर्किट से या किसी कंडक्टिंग कॉइल से हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूअसली चेंज करते हैं तो हमें ईएमएफ और करंट मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हमें बताया था फैराडे ने और हेनरी ने। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उन एक्सपेरिमेंट से जो चीजें निकलकर आई थी वो चीजें मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। किस किस ने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों? फैराडे ने एंड हेनरी ने। तो क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? फैराडे एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि उन्होंने यहां पर एक कॉइल ली, इस टाइप से एक करंट कैरिंग कॉइल ली उन्होंने, और इस कॉइल में उन्होंने गैल्वेनोमीटर फिक्स किया और एक्सपेरिमेंट किया कि वो इस कॉइल के नियर एक मैग्नेट लेके आते हैं, नॉर्थ साउथ पोल के एक मैग्नेट उसके नियर लेके आते हैं। जब इस मैग्नेट को, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, वो क्या किया? जब इस मैग्नेट को वो इसकी तरफ लेके आते हैं तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करता है। इट मींस इस सर्किट में से फ्लो होता है, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है वो छोटे से छोटे करंट को मेजर कर देता है। अगर गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन कर रहा है तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। जो उस मैग्नेटिक को इधर लाता है, तो देखो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं, तो हमारी इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से होंगी। ठीक है, इस टाइप से कोई यहां से जाएगी, ऐसे ऐसे इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इससे निकलेंगी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब उस कॉइल को धीरे धीरे इधर बढ़ाते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, और जैसे इसको स्टॉप करते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है। और फिर जब इसको वापस इस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, अगेन इस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, तो ये फिर से डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में शो करना स्टार्ट करता है। तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया? यहां से क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि देखो जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को इधर लेकर आएंगे, अभी तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल से पास हो रही है। जैसे जैसे इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाली भी इससे पास होगी, ये वाली भी इससे पास होगी, ये वाली भी इससे पास होगी, ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इससे कंटीन्यूअसली इंक्रीज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से कंटीन्यूअसली क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, यानी इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। जब तक इसको हम इधर मूव कराते रहते हैं तो कंटीन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है, इसी वजह से यहां पर हमारा करंट जनरेट होता है। यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल से, किसी कंडक्टिंग कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करते हैं कंटीन्यूअसली, तो हमारा करंट इंड्यूस होता है, यानी ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो गैल्वेनोमीटर शो करता है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फैराडे ने और हेनरी ने करके देखा था। सिमिलरली सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा। क्या एक्सपेरिमेंट किया? जैसे ये हमारी कॉइल है, तो उन्होंने ऐसे एक दूसरी कॉइल ली, तो जो दूसरी कॉइल है हमारी, उसमें भी उन्होंने ऐसे ही गैल्वेनोमीटर लगाया, और एक दूसरी कॉइल यहां पर उन्होंने ली और उसको विद द हेल्प ऑफ की एक बैटरी से कनेक्ट किया, और इसमें से कॉन्टिन्यूअसली करंट हमारा फ्लो हो रहा है। आपको पता है ये कॉइल लाइक ए सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड अगर है
तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे क्रॉस होंगी, जैसे इसमें से क्रॉस हो रही थी, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी क्रॉस होंगी, ठीक है। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ क्रॉस नहीं भी होंगी, कुछ ऐसे बाहर से घूमकर, कुछ इस टाइप से घूमकर आएंगे सोलेनॉइड में, ठीक है। तो आपको पता है ये चीजें। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी यहां से जा रही हैं, समझ रहे हो, इसको यहां से दिखा देते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इससे जा रही है, जब इस पूरे सिस्टम को क्या किया उन्होंने, इस पूरे सिस्टम को धीरे धीरे इस कॉइल की तरफ लेकर आए। जैसे वो इस कॉइल की तरफ लेकर आते हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी धीरे धीरे इंक्रीज होती हैं। जैसे इसमें से धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होती हैं तो इसमें से हमारा करंट फ्लो होता है, और जैसे वो इसको स्टॉप करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं, इसमें से चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। अगेन जब इसको वापस इधर लेकर जाते हैं, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में, गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। इसका मतलब कि जब ये यहां पर स्टॉप था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब भी इसके अंदर से जा रही थी। ये स्टॉप किया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तब भी जा रही है, लेकिन तब करंट शो नहीं हो रहा है। क्यों? कि अगर रेगुलर मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर से चेंज होगी तो ही हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वरना ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, ठीक है। ये दो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। एक थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, तो वो थर्ड एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहीं से बता देता हूं। फर्स्ट उन्होंने क्या किया, इसको ऑफ रखा, यानी इससे कोई करंट नहीं जा रहा था। जब इससे कोई करंट नहीं जाएगा तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, और कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें नहीं होगी तो इसमें भी कोई करंट हमारा फ्लो नहीं होगा, ये डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। अब जैसे ही वो इस की को प्रेस करता है, की को प्रेस करने से यहां पर करंट भागता है, ठीक है, करंट मूव होना स्टार्ट होता है। करंट जीरो से मैक्सिमम जाता है, करंट जीरो से मैक्सिमम जाता है। अब जैसे जीरो से मैक्सिमम जाएगा तो इसमें धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी, जीरो से लेकर मैक्सिमम। हालांकि ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट प्रोसेस है, जीरो से मैक्सिमम फटाक से हो जाता है, लेकिन फिर भी जब जीरो से मैक्सिमम जाएगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, क्योंकि ये इसके पास रखा हुआ है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, 10, 12, 14, 16 इस टाइप से बढ़ेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। 100, 1000 जितनी भी हैं, जितना स्ट्रॉन्ग करंट उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी रेगुलरली क्रॉस होंगी। पहले 10 थी, करंट बढ़ेगा, फिर 12 होंगी, 14 होंगे, 16 होंगे, इस टाइप से इसमें बढ़ेंगी। तो जैसे बटन को प्रेस किया तो उन्होंने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर एक मूवमेंट डिफ्लेक्शन करता है, ऐसे किया, फटाक से जीरो पे आ गया। और जब इस की को फिर से प्रेस करते हैं, यानी करंट फ्लो कराना बंद करते हैं, ऑफ करते हैं, फिर से फ्लैग एस करके वापस अपने ये डिफ्लेक्शन करके फटाक से जीरो पे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या था कि जीरो से मैक्सिमम होने में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हुई, जीरो से मैक्सिमम होने में जो कॉन्टिन्यूअसली इससे डेवलप हुई, चेंज हुई, क्योंकि वो जो टाइम होता है बहुत शॉर्ट पीरियड का टाइम होता है जीरो से लेके मैक्सिमम होना, इसलिए इसमें मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुआ। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया, यहां से कंफर्म हो गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी कॉइल से चेंज हो रही है या मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से चेंज हो रहा है तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होगा। इसके बेस पर फैराडे ने अपने लॉ बनाए। क्या क्या लॉ बनाए उसको अभी मैं डिस्कस करता हूं। पहले मैं मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बता देता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? ठीक है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स जैसा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा, सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स भी वही है। क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने एरिया से क्रॉस हो रही हैं, वो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स देता है।
जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिट एरिया है, इसका छोटा सा एरिया मैंने इलेक्ट कर लिया, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम से बना लेते हैं, इस टाइप से मान लेते हैं, और इसका छोटा सा एरिया यहां पर लेट कर लेते हैं, जिसका नॉर्मल वेक्टर या यूनिट वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल से दिया जाता है, इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लेट करते हैं कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको ऐसे क्रॉस करती हैं, तो जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस होंगी वो क्या देगा, इसका फ्लक्स देगा। अगर नॉर्मल वेक्टर के साथ ये हमारा थीटा एंगल बनाता है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई वो इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा के इक्वल, बी ए कॉस थीटा के इक्वल, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसके एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा उसके कॉस कंपोनेंट के हमारा ये इक्वल होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो b डॉट ए ये हमारा लिखा जाता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट इसकी होती है बच्चों वेबर। ठीक है, तो वेबर अगर मैं यहां से निकालूं तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला और इसकी मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है एसआई यूनिट। सीजीएस इसकी यूनिट होती है बच्चों मैक्सवेल, और 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁸ मैक्सवेल के इक्वल। ओके, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप यहां से निकाल सकते हैं। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की हम बात करें तो देखो आपको पता है फाई इक्वल टू बी, और ये फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हैं क्यू वी बी के इक्वल, और b की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो f अपॉन क्यू वी हो जाएगा। तो इस b की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर लेते हैं, f अपॉन क्यू वी इंटू ए कॉस थीटा का हमारा कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला at एंड वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt-1। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। m अकेला है, इस वाला t से वाला t कटेगा, इस वाला l से वाला l कट जाएगा, तो a बच रहा है, तो a माइनस का 1, और देखो l स्क्वायर बच रहा है ऊपर, तो l स्क्वायर, और इधर से t-2, तो ये बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा निकल कर आ जाएगा। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट है, तो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर। अब मैं चलता हूं कि फैराडे लॉज क्या है। फैराडे ने अपने लॉज दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, तो वो लॉज क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ तो आपको पता ही है कौन सा फर्स्ट लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ में वही बात बोली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन कहती थी, whenever magnetic flux linked with the coil change, क्या कहता है, whenever मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड भी हम यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड linked with the coil change, an EMF is induced, an EMF is induced in the coil, an EMF is induced in the coil, एक EMF इंड्यूस्ड होगा या करंट इंड्यूस्ड होगा हमारा कॉइल में, as well as magnetic flux continue
चेंज। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कब तक इंड्यूस होता रहेगा? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होता रहेगा तब तक हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा। तो ये था फैराडे फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में फैराडे ने क्या बोला? फर्स्ट लॉ में बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सेकंड में बोला कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी उन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड, यानी डी फाई बाई डी टी, या ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। पहले में बोला कि ईएमएफ इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से, दूसरे में बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से, कि टाइम के अकॉर्डिंग कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां सीधा सीधा माइनस का डी फाई बाई डी टी आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। ये जो माइनस का है ये क्या शो कर रहा है? देखो चेंज इन फ्लक्स शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी टी। ओके, ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारा क्या शो करता है? नेगेटिव साइन shows that EMF induced oppose the reason by which it induced। ये जो EMF induced होता है ये जिसकी वजह से इंड्यूस्ड हुआ उसका अपोज करता है। ये बोला हमारा जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा? अपोज करेगा। जैसे हमारे पास देखो एक कॉइल बनाई थी हमने, इस कॉइल का नेचर है कि अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, यानी किसी का भी नेचर है कि वो जैसे रूटीन में चल रहा है उसी रूटीन में रहना चाहता है, तो जैसे हम इससे करंट फ्लो कराने की कोशिश करेंगे यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो इसका अपोज करता है ईएमएफ इंड्यूस्ड करके। ठीक है, कि मैं जैसा हूं वैसा रहना चाहता हूं, मैं कोई भी चेंजिंग अपने में नहीं लाना चाहता हूं। कोई भी चेंजिंग करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो इसका नेचर है कि ईएमएफ इंड्यूस करेगा, जो ईएमएफ इंड्यूस चेंज करेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा कि भाई चेंज नहीं होना है। क्लियर? अब इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम यहां पर देखेंगे बच्चों कि हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि ये हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है जो इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है 2 टेस्ला है। ओके, यहां पर एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, जिसका एरिया हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कॉइल अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ऐसे ये रोटेट कर रही है। ओके, इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल R इज इक्वल टू 5 ओम हमें दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, इन 0.01 सेकेंड फाइंड द EMF, करंट and charge through the coil when coil is rotated through 180 डिग्री। हमें क्या निकालना है,
0.01 सेकंड में ईएमएफ निकालना है, करंट निकालना है और चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो निकालना है जब इस कॉइल को हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं। अभी ये कॉइल ऐसे है, ठीक है, हम मान सकते हैं कि ये जो कॉइल है अभी ऐसे है, इसको आफ्टर सम टाइम हमने ऐसे रोटेट किया, ऐसे तो ऐसे थी, ऐसे 180 के एंगल से हमने इसको रोटेट किया, तो हमें बताना है कि इसमें कितना करंट डेवलप होगा, कितना ईएमएफ डेवलप होगा, कितना चार्ज इससे फ्लो होगा। तो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ईएमएफ मुझे निकालना पड़ेगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस d∅/dt। ये फॉर्मूला हमें पता है, यानी ये क्या हो जाएगा, ∅2 माइनस ∅1 अपॉन dt के इक्वल। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ∅1 और ∅2 निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं ∅1 निकालता हूं, अभी ये कॉइल हमने ऐसे रखी हुई है, तो फाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, BA cos थीटा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स BA cos थीटा। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल से देते हैं, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा बच्चों, 180 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा, BA cos 180 डिग्री, और cos 180 पे कितना होता है, -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का BA, तो माइनस B की वैल्यू 2 है और एरिया कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 4 यानी माइनस का, ठीक है, 4 इंटू 10⁻³ वेबर, ठीक है। अब इसको हम कितनी डिग्री से रोटेट करा रहे हैं, 180 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं। आफ्टर रोटेटिंग 180 डिग्री, ठीक है, तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ∅2 वही फॉर्मूला BA cos अब एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि जब पहले ये हमारा इधर था ऐसे, इसका नॉर्मल वेक्टर, इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड है और एरिया वेक्टर भी इनसाइड है, तो 0 डिग्री का एंगल होगा, और cos 0 पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ∅2 = BA cos 0 डिग्री 1 आ जाएगा, और B और A की वैल्यू क्या है, यही तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 इंटू 10⁻³ वेबर। हमें क्या निकालना है, EMF निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल EMF निकाल लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है E = माइनस ∅2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 इंटू 10⁻³ एंड माइनस ∅1 क्या है, माइनस का 4 इंटू 10⁻³ तो अपॉन dt, और dt की वैल्यू पुट कर लेते हैं, टाइम कितना दे रखा हमें 0.01, तो E = क्या हो जाएगा, माइनस का, इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 इंटू 10⁻³ एंड 0.01, ओके। तो यहां से 2 0 ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.8 वोल्ट। माइनस क्या शो कर रहा है वो हम आपको बता चुके हैं, तो ये भी लिख सकते हैं कि E = क्या आ जाएगा, 0.8 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। तो E चाहिए था, E हमारे पास आ गया। अब क्या पूछ रहा है नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, करंट पूछ रहा है कि अब हमें करंट बताना है। तो देखो अगर मैं करंट बताता हूं तो जो करंट है I वो किसके इक्वल होता है, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। EMF हम निकाल ही चुके हैं 0.8, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 5 गिवन है, तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं। 0.5 से 1 बार जाएगा एंड 6 एम्पियर करंट, इतना करंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, चार्ज कितना फ्लो होगा, तो आपको पता है I = dq/dt। अगर यहां से dq निकालें तो I × dt, I कितना है 0.16 और वो 0.01, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसकी एक 0 हटाकर पॉइंट यहां लगा लेते हैं, 10 इसकी दोनों हटा लेते हैं, तो 1.6 × 10⁻³
कूलाम हमारे पास चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कि ये हमें वही मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इनसाइड, और ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप हमें दे रखा है, और ये सर्कुलर लूप इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, ये सेंटर, और इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक वो हमें बच्चों 10 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये क्वेश्चन हमसे आईआईटी मेन 2020 में पूछा गया है। आईआईटी मेन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्या दे रखा है, रेडियस हमें दे रखी है बच्चों कितनी, 10 सेंटीमीटर, और हमें दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये है 5 × 10⁵ टेस्ला हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। ठीक है, और कहता है कि फॉर हाफ रोटेशन इट टेक टाइम्स टू 0.2 सेकेंड। क्या कहता है क्वेश्चन में, फॉर हाफ रोटेशन इट टेक्स 0.2 सेकेंड। हाफ रोटेशन जब इसका कराते हैं ऐसे घुमा के वापस ऐसे, तो ये 0.2 सेकेंड लेता है। तो हमें निकालना क्या है, पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप्ड। फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप्ड। मैक्सिमम वोल्टेज कितनी डेवलप्ड होगी वो हमें यहां से कैलकुलेट करना है। ऑप्शन भी हमें इसके दे रखे हैं, 3 × 10⁻⁻5 वोल्ट, बी ऑप्शन 2.5 × 10⁻⁻5 वोल्ट, सी ऑप्शन 5 × 10⁻⁻5 वोल्ट, एंड डी ऑप्शन 4.5 × 10⁻⁻5 वोल्ट। ये ऑप्शन है। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो इसको कि क्या आंसर हमारा आता है। ठीक है, बाकी हम इसको करते हैं, आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। क्या पूछा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप्ड हमें निकालना है। ओके, तो देखो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला वही d∅dt। ठीक है, वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला वही है, माइनस का d∅dt। तो माइनस d∅dt, फाई की वैल्यू क्या होती है, ba cos, और अगर ये किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो यहां पर हम ओमेगा टी लगा देते हैं थीटा की जगह पर। ठीक है, तो E = माइनस ba cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करो, b और a तो कांस्टेंट, टाइम के अकॉर्डिंग कौन वेरी कर रहा है, cos ओमेगा टी। तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस का sin ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस का sin ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो जो वोल्टेज हमारे पास आई माइनस माइनस प्लस ba ओमेगा को मैं पहले लिख देता हूं, और sin ओमेगा टी, ये मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज निकल कर आई है। ठीक है, सॉरी वोल्टेज निकल कर आई है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज। तो देखो बच्चों मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी, अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज निकालते हैं तो ये मैक्सिमम कब होगी, जब sin ओमेगा टी मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज विल बी व्हेन sin ओमेगा टी मैक्सिमम, और sin ओमेगा टी मैक्सिमम कितना होता है, प्लस का 1। ठीक है, तो E मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ba ओमेगा, और इसको ओपन करो, b a क्या हो जाएगा इसके लिए, पाई r स्क्वायर, और ओमेगा क्या होगा, क्योंकि बात कर रहा है बच्चों ये हाफ रोटेशन की,
तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, थीटा बाई टाइम, ठीक है। एंगल अपॉन टाइम हमारे पास होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना, हाफ रोटेशन में कितना चलेगा, पाई चलेगा। तो हाफ रोटेशन में पाई, और जो टाइम है वो भी मैं टी लिख लेता हूं, हाफ रोटेशन के लिए टाइम हमें दे रखा है 0.2। ओके, तो यहां से देखो कि E मैक्सिमम हमें कितना मिलेगा, B की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻5। ओके, नेक्स्ट पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है हमें बच्चों, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, पाई, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, इंटू अगेन पाई, तो 3.14 एंड 0.2। इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, यानी बी ऑप्शन हमें यहां से सॉल्व करने के बाद मिल जाता है, ठीक है।